हेलो दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 पार्ट इसके बनाए जा चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसके सातों पार्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आपके जितने बार क्वेश्चन बन सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो पाएं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जाके उन सभी पार्ट्स को जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज यहाँ पे आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी या आपका कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल कोई भी एग्जाम हो, आपके सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है सीरीज। तो कंप्लीट सीरीज करवाएंगे जिसमें आपका टोटल इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं भारतीय जलवायु के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये टॉपिक पूरा भारतीय जलवायु से रहने वाला है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सूखा, बाढ़ और मृदा से संबंधित हमने जितने वो टॉपिक थे वो भी कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में, वो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भारत का आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में शेष दक्षिण में है, परंतु उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में 3 ओर से समुद्र भारत में जलवायु को भिन्नता प्रदान करती है। शीतकाल में स्थल खंड से हवाएं समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। मानसूनी हवाएं भारत की प्रायद्वीपीय संरचना के कारण 2 भागों में विभक्त होती हैं। तो नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और नंबर 2 पे आता है आपका अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून को दक्षिण पूर्वी मानसून तथा अरब सागर के मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। अंडमान निकोबार मानसून से सबसे पहले प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जब भी मानसून आते हैं तो सबसे पहले वो जो आपके मानसून आते हैं वो आते हैं अंडमान निकोबार में होता है दक्षिण पूर्वी मानसून। जब दक्षिण पूर्वी मानसून जो आपका आता है बंगाल की खाड़ी की ओर से होता हुआ तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में प्रवेश करता है, उसके बाद बाकी के भारत में आता है। मुख्य भूमि में सर्वप्रथम केरल प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो मानसूनी हवाएं 2 तरफ से भारत में प्रवेश करती हैं, परस्पर टकराकर भारी वर्षा करती हैं। तो मानसूनी हवाएं जब दोनों तरफ से भारत में प्रवेश करती हैं और ये आपस में टकराती हैं तो इसी की वजह से भारत में भारी बारिश होती है। पुनः हल्के होकर ये बादल ऊपर उठते हैं, जिससे ये जेट स्ट्रीम की पकड़ में आ जाते हैं। एक जेट स्ट्रीम के चक्रवाकार में पूरे भारत में वितरित कर देता है। अगला देखेंगे मानसून पूर्वी वर्षा। तो मानसून पूर्वी वर्षा के बारे में जान लेते हैं। 21 मार्च के पश्चात भारत का तापमान बढ़ना प्रारंभ होता है, जिससे किसी किसी क्षेत्र में निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप स्थानीय हवाएं बादलों के साथ यहाँ बारिश करती हैं। यही मानसून पूर्व की वर्षा है। आगे देखेंगे कर्नाटक में से मैंगो सॉवर, कॉफ़ी सॉवर, चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये जो बारिश होती है इसे नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक में जो होता है मैंगो सॉवर या कॉफ़ी सॉवर या चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी तथा असोम में टी सॉवर कहा जाता है। इस वर्षा के बाद तापमान गिरता है, जिससे मानसून की गति प्रभावित होती है। पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश होती है। तो आप सभी को बता दें भारत में निरंतर पश्चिम से ठंडी हवाओं का आगमन होता है। इन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। शीतकाल में यह शीतलहर तथा वर्षा का कारण बनती हैं। आगे देखेंगे लू के बारे में। तो लू क्या होती है? थार के मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवाएं जो शरीर की नमी को समाप्त कर देती है, उन्हें लू कहा जाता है। अब देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो किसी भी देश का कम से कम 1/3 भाग वनाच्छित होता है। मैदानी क्षेत्रों में 20% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भूमि पर वन होना चाहिए। 2015 में भारत में 21.34 भूमि पर ही जंगल है। वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। तो ये काफ़ी और पूछ लिया जाता है कि वन का जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान आता है। और याद रखिएगा 2015 के हिसाब से भारत की भूमि जो है 21.34% पर ही भारत में जंगल हैं। पहले यहाँ पे कुछ स्थान देखेंगे तो पहले स्थान पे आता है रूस, सेकंड स्थान पे ब्राजील, थर्ड पे आता है कनाडा, फोर्थ पे यूएस और फिफ्थ पे आता है आपका चीन। तो पापुआ न्यूगिनी का 92% जंगल है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक जगह का नाम दिया गया है जहाँ पे पापुआ न्यूगिनी जगह है, उसका 90% भाग जंगल है। महाद्वीपों में दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जंगल तथा ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जंगल हैं। भारत जलाऊ तथा नरम लकड़ियों का सबसे बड़ा भंडार है। 1894 में भारत में सर्वप्रथम वन नीति घोषित की गई। 1952 तथा 1998 में इसे संशोधित किया गया।
तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि वन नीति को भारत में कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1894 में इसे लागू किया गया था और 1952 और 1998 में इसे संशोधन किए गए थे। 1927 में फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया जिसके तहत वनों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। तो उन तीनों श्रेणी को यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है आरक्षित श्रेणी, दूसरा होता है सुरक्षित जंगल और तीसरा होता है अवर्गीकृत जंगल। तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यहाँ पे जिन्हें कहा जाता है। तो आरक्षित जंगल को यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे जंगल जहाँ लकड़ी बीनने तथा पशु चराने पर भी प्रतिबंध होता है उन्हें आरक्षित जंगल कहा जाता है। परंतु ट्रेडिशनल ड्वेलर्स एक्ट के तहत कुछ छूट दे दी गई है। कुछ जंगलों का 52% इसी श्रेणी में है। सुरक्षित जंगल के बारे में बात करें तो कुल वनों का 30% इस श्रेणी में आता है। इसमें लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। अवर्गीकृत जंगल के बारे में बात करें तो इन जंगलों को किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। भारतीय वनों का 57% प्रायद्वीप पठारों में पाया जाता है। बिंद तथा अरावली भी इसमें शामिल है। हिमालय पर कुल वनों का 18% पाया जाता है। देहरादून में वन संरक्षण स्थान की स्थापना की गई जो कॉर्डोसैट द्वारा प्रति 2 वर्ष पर वन सर्वेक्षण करता है। तो याद रखिएगा अगर वन संरक्षण संस्थान के बारे में पूछा जाता है तो देहरादून उत्तराखंड में ये स्थित है। इस सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक वन संरक्षण वाले राज्य हैं मिजोरम 88.93, अरुणाचल प्रदेश 80.03, नागालैंड और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सर्वाधिक वन प्रतिशत है और यहाँ पे अगर बात करें तो 84.56 है लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार का दूसरा स्थान है जिसमें 81.84% वन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन वाले राज्य हैं नंबर 1 MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगला देखेंगे वनों का न्यूनतम किस में है, कौन से राज्यों में है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी जिसमें न्यूनतम वन है। अगला देखेंगे 4500 किलोमीटर की ऊंचाई को स्नो लाइन कहते हैं। इसके बाद कोई वृक्ष नहीं पाया जाता। दावेदार और चीड़ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस सबसे ऊंचा वृक्ष है। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है। तो आप सभी को याद रखना है यूकेलिप्टस ऐसा वृक्ष है जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। बांस सर्वाधिक गति से बढ़ने वाला वृक्ष है। तो बांस सबसे अधिक गति से बढ़ता है। सागौन भारत का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो 3 यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक कि सबसे ऊंचा वृक्ष जो कि यूकेलिप्टस, सबसे अधिक गति से बढ़ने वाला वृक्ष आपका हो जाएगा बांस, और सागौन भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो भारत में वनों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 पे देखेंगे सदाबहार वन, नंबर 2 पे पर्णपाती वन, नंबर 3 पे देखेंगे हिमालय वन, नंबर 4 पे रेगिस्तानी तथा मरुस्थलीय वन और नंबर 5 पे देखेंगे मैग्रावे वनस्पति। तो नंबर 1 पे देख लेते हैं सदाबहार वन के बारे में। यहाँ पे सबसे जानेंगे जिन्हें कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और यहीं पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों में पलवन का समय भिन्न होता है, अतः ये वर्ष भर हरे भरे दिखते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है, याद रखिएगा। इन वनों में प्रमुख वृक्ष हैं तो महोगनी, एवोनी, आबनूस, रोजवुड जिसे शीशम कहा जाता है। नंबर 2 पे पर्णपाती वन। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक देखें आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है आपका शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इनका विस्तार पंजाब से लेकर असम तक तराई वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल, MP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागौन, साकू, सैसूत, पलास, चंदन, आम, जामुन और गूलर। ये सभी प्रकार के वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन के बारे में बात करें तो ये वन 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थलों पर पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल इन्हीं वनों का है। पंजाब, हरियाणा, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन्हीं जगहों पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख अगर वृक्षों के बारे में बात करें तो तेंदू, पलास, बेल, कत्था, आम, महुआ, बरगद, शीशम और बबूल। नंबर 3 पे देखेंगे हिमालय तथा पर्वतीय वन। तो माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हिमालय के पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार से हिमालय के दक्षिण भाग पर वर्षा होती है, इसलिए हिमालय की वनस्पतियों को सर्वाधिक भिन्नता पाई जाती है। पूर्वी हिमालय के प्रमुख वृक्ष हैं साल, शीशम, चंदन, ओक,
बर्च, मैपल, एल्डर, जूनिपर, लारेल, चीड़, स्प्रूस, दावेदार, फिलोफेर, सिल्वरफट और मैग्नोलिया, भोजन पत्र और लीचेन। पश्चिमी हिमालय के प्रमुख वृक्षों की अगर बारे में बात करें तो धाक, सेमल, बांस, आंवला, शीशम, चीड़, देवदार, नालसम, बेर, साल, एल्डर और बर्च, ये सभी प्रमुख वहाँ के वृक्ष हैं। नंबर 4 पे देखेंगे रेगिस्तानी वन और मरुस्थलीय और कटीले वन। 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। जल की कमी के कारण पत्तियां छोटी, कम एवं कांटेदार होती हैं, जिस पर बाष्पोत्सर्जन तथा जानवरों से इनकी रक्षा हो जाती है। इन वृक्षों की जड़ें जल की तलाश में गहरी हो जाती हैं। इन वनों का विस्तार राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा एवं बुंदेलखंड में है। ऐसे वनों के प्रमुख वृक्ष हैं बबूल, बेल, खजूर, कत्था, नीम, खिजड़ी और पलास। मैग्रावे कक्षीय वनस्पति, तो इसे दलदली या ज्वार भाटा वनस्पति भी कहते हैं। सुंदरवन में इसकी सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इसे सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। मैग्रावे वनस्पति खारे पानी में उगने में समर्थ होती है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक विस्तार है और गुजरात का दूसरा स्थान है। विश्व की कुल 7% मैग्रावे वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में इसके कुछ अन्य प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय भाग, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की डेल्टा। इन वनों के प्रमुख वृक्ष के अगर बारे में बात करें सुंदरी, ताड़, नारियल, फोनक्स, केवड़ा, सुपारी, रोजीफोरा। अगला देखेंगे चोलवन। चोलवन के बारे में बात करें, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। भारत में इसका विस्तार नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा पलनी की पहाड़ियों पर है। इसके प्रमुख वृक्ष हैं मैग्नोलिया, लैरल और सिनकोना। तो ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे के टॉपिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगले टॉपिक में बात करेंगे भारत में फ्लोरा और फाना का संरक्षण के बारे में। तो फिलहाल के लिए आज टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी मैं देना चाहूँगा, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग पॉइंट अनअकैडमी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऊपर आपको एक हमारा कूपन कोड दिख रहा होगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स, जिसे आप यूज़ करके इसके क्रैश कोर्स या किसी भी कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जिनसे आप लाइव क्लास, डाउट क्लास ले सकते हैं और यहाँ से आप एसएससी, रेलवे या किसी भी यूपीएससी या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सभी को बता दें यहाँ पे एक से एक बेस्ट टीचर मिल जाएगा। आपका सब्जेक्ट चाहे जो हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको सभी के टीचर आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो इंडिया के बेहतर से बेहतर टीचर आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको बता दें कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी पर अगर आप आते हैं तो अनअकैडमी आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे बेटर बात यह है कि जहां आप लाखों रुपए खर्च करके बहुत ही कम अमाउंट में अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं, तो आप फटाफट से जाएं, इसका क्रैश कोर्स परचेज करें। उसके लिए आप हमारे ऊपर दिए गए कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स का यूज करना ना भूलें, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जरूर मिल जाए। तो आप हमारे कूपन कोड को जरूर यूज करें, स्टडी फॉर ड्रीम्स, और अपने दोस्तों को आज ही ज्यादा से ज्यादा रेफर करें ताकि वो अनअकैडमी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। तो उम्मीद करता हूं कि आज ही आप सभी लोग जाएंगे और अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से फ्री क्लासेस, कोर्स और फ्री कोर्सेज या स्पेशल क्लास या प्लस क्लासेस वगैरह लेंगे। तो फटाफट से जाइए, अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए। आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से। तो फटाफट जाइए और अनअकैडमी पे अवधेश कुमार के नाम से सर्च करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी जाके आप हमें सर्च कर सकते हैं। वहां पे भी आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, वहां पे सर्च करके आप या डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से क्लिक करके हमें डाउनलोड कर सकते हैं, यानी फॉलो कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए और सभी अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से कोई भी क्रैश कोर्स परचेज करके हमारे कूपन कोड को यूज करें, स्टडी फॉर ड्रीम्स को। तो प्लीज सभी लोगों के साथ शेयर करें एंड रेफर करें और हमारे कूपन कोड को यूज करना ना भूलें, जिसका नाम है स्टडी फॉर ड्रीम्स। ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा। तो सभी लोग इस चीज का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अनअकैडमी प्लस का बेनिफिट उठाएंगे और आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बना के हमें फॉलो करेंगे और कोई भी क्रैश कोर्स परचेस करके किसी भी एग्जाम को आराम से क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।